हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। जैसा कि इसके पहले आपको पिछले कई दिनों से क्लासेस यानी कक्षाएं जो चल रही थी वो स्थगित हो गई थी। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण हमारी क्लासेस जो चल रही थी वो स्थगित हो गई थी कुछ दिन के लिए। आज हम लोग फिर से क्लास को स्टार्ट किए हैं और जितना हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसके आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। यानी टॉपिक एक भी आपको बीच से छोड़ करके नहीं बताया जाएगा। हर एक टॉपिक को सीरियल बाय सीरियल और जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे ही पढ़ाया जाएगा आपको। तो आप लोग जुड़े रहें और उम्मीद यही रहेगी और यही हमारी मेहनत रहेगी कि क्लास जो आपकी चल रही है आप कंटिन्यूअस लगातार चलती रहे और क्लासेस आपको लगातार अब आज से दिखाई देंगे आपके यूट्यूब चैनल पर। आपके हर जगह आपकी क्लासेस आपको दिखाई देंगी। तो हमने देखा कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा। ये क्लास 10th साइंस फिजिक्स पार्ट चल रहा था जिसमें चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रही थी, जिसमें हम पिछली कक्षा में ये पढ़े थे कि गोलीय दर्पण के लिए यू वी एंड एफ यानी रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर स्फेरिकल मिरर, यानी कि यू वी एंड एफ में जो स्फेरिकल मिरर का रिलेशन होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, उसके लिए रिलेशन क्या होता है। तो आपको बताया गया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये रिलेशन आपको बताया गया था। इस रिलेशन पे एक सवाल भी लगवाया गया था, एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगवाया गया था और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको वहाँ पर क्या देखने को मिला था कि फोकस दूरी दी हुई थी और वस्तु की डिस्टेंस यानी वस्तु की दूरी दी हुई थी। उसमें क्या निकालना था, प्रतिबिंब की दूरी निकालना था। तो इस तरह से आपको कुछ भी निकालने के लिए पूछ सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको कहाँ से आया ये भी बताया गया था, पूरा डेरिवेशन के साथ पूरी आपको प्रूफ यानी उत्पत्ति दी गई थी कि ये फार्मूला कहाँ से आया। आज की कक्षा में हमें क्या पढ़ना है, तो गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन बेहद इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। याद रहे आप क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें केवल लीनियर मैग्निफिकेशन है और भी कोई मैग्निफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है। आप यही क्लास 12th ऑप्टिक्स में जाएंगे, क्लास 12th की ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको और भी मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन, ये और भी मैग्निफिकेशन आपको मिल सकते हैं। वहाँ कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है मैग्निफिकेशन का, लेकिन यहाँ पर आपको लीनियर मैग्निफिकेशन ही केवल पढ़ना है। इसके बाद आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। हम आज जितने भी फार्मूले बताए हैं उस सभी फार्मूले पे फिर से एक बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे एक सत्र, ये सेशन जो आपका चल रहा है, ये क्लास जो आपकी चल रही है, इस क्लास में आपको पूरा एक न्यूमेरिकल जितने भी फार्मूले इस चैप्टर से बताए गए अभी तक सभी फार्मूले पे बेस्ड आपको कराए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे दी जाए कि आप लोग हमारे चैनल को अच्छे तरीके से सहयोग दिया, हमारे चैनल का आप लोगों ने साथ दिया, जिसके कारण हमारा चैनल अब आप तक कक्षाएं लाइव प्रसारित कर सकता है। ये आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों की देन है, ये आप लोगों की सफलता है कि अब हमारा चैनल लाइव प्रसारित कक्षाएं कर सकता है। अभी तक लाइव रिस्ट्रिक्शन था हमारे चैनल पे, सब्सक्राइबर हमारे इतने हो गए कि अब हमारा चैनल लाइव चल सकता है। इसी तरह अगर आप लोग अपना सहयोग, अपना प्यार, स्नेह बनाए रहें तो आपको बेस्ट फैकल्टी या बेस्ट सब्जेक्ट का बेस्ट एजुकेशन जो होगा वो आपको दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आशा करता हूँ कि आप हर जगह चाहे जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और प्रॉपर तरीके से आप वीडियो को देखेंगे। अगली बार जो कक्षाएं आपको मिलेंगी, हर कक्षाएं आप कंटिन्यूअस लगातार देखते रहेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का क्या टॉपिक हमारा है। तो आज का है कि गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर।
तो यहाँ पहले एक वर्ड हम समझ लें कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, उसके बाद इसमें एक फार्मूला आएगा, वो कहाँ से आएगा ये आपको बताया जाएगा। पहले हम ये समझ लें कि लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी कि रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है, या आवर्धन का मतलब समझिए। आवर्धन का मतलब होता है मैग्नीफाई यानी मैग्नीफिकेशन जिसको बोलते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है कि उसको आवर्धित कर देना यानी बड़ा कर देना। छोटी ऑब्जेक्ट होगी उसके इमेज को बड़ा करके दिखा देना, उसके इमेज को बड़ा करके दिखा देना, या बड़ी ऑब्जेक्ट है उसके इमेज को छोटा करके दिखा देना। तो ये मैग्नीफाई होता है यानी आवर्धित होता है, ठीक है। हालांकि आवर्धित का मतलब केवल यही होता है कि बड़ा करना, ऑब्जेक्ट कोई है उसकी इमेज को बड़ा करके दिखाई देना। तो सबसे पहले हम ये समझें कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन की डिफिनेशन अगर देखी जाए तो इसके फार्मूले से डिफिनेशन निकल सकती है, किसी भी दर्पण का रेखीय आवर्धन उसके प्रतिबिंब की लंबाई तथा उसके वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन। अब हम इसमें ये देखेंगे कि आपको फार्मूला जो मिलता है m इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये फार्मूला कहाँ से आया, ये कैसे फार्मूला आया और कैसे हम इसका यूज करेंगे, क्या है इसका यूज करने का तरीका। तो लीनियर मैग्निफिकेशन सबसे पहले ये समझिए, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो आप बताएंगे, अगर कोई आपसे पूछे लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है तो एक लाइन में आप डेफिनेशन बता दीजिए, किसी भी दर्पण का रेखीय आवर्धन उस दर्पण के सामने रखी वस्तु की लंबाई तथा वस्तु के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसे हम m से, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। m का एक फार्मूला आपको मिलेगा, m की वैल्यू मिलेगी आपको, m की वैल्यू के हिसाब से यानी m की वैल्यू के हिसाब से हम इमेज की नेचर बता सकते हैं, और m की वैल्यू के हिसाब से m की जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग हम इमेज की हाइट यानी हाइट ऑफ इमेज भी बता सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब हम लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं रेखीय आवर्धन ये कैसे आता है, जो m इक्वल टू आई बाई ओ माइनस वी बाई यू फार्मूला होता है, ये कैसे आता है। तो आप एक नई हेडिंग बनाइएगा जिसका नाम होगा गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, लीनियर मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो किसी एक मिरर से हम इसके आवर्धन के सूत्र को, या पहले हम डिफिनेशन लिख लेंगे, पहले डिफिनेशन लिख लेंगे। डिफिनेशन क्या बनेगी भाई, अभी आपको डिफिनेशन बताई गई, क्या बताई गई, रेखीय आवर्धन की डिफिनेशन क्या बताई गई अभी, गोलीय दर्पण के सामने रखी वस्तु की लंबाई तथा उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसकी परिभाषा को नोट कर लें, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m से प्रदर्शित करते हैं
ठीक है, अब इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा, रेशियो ऑफ इमेज या रेशियो बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो बिटवीन height of image and height of object is known as linear magnification, is known as linear magnification. It's denoted by small m, it's denoted by small m. तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया, फार्मूला क्या बना अभी उसको केवल नोट कर लीजिए, अभी कहाँ से आया ये भी बताया जाएगा। फार्मूला बना रेखीय आवर्धन बराबर, रेखीय आवर्धन बराबर क्या बना भाई, प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हो सकता है या प्रतिबिंब का आकार भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, वस्तु का आकार। अब देखिए जनरली प्रतिबिंब के आकार को हम आई से लिखते हैं और वस्तु के आकार को ओ से लिखते हैं, तो आप एक यहाँ से और इसको एम से लिखते हैं तो एक शार्ट फार्मूला बन जाएगा। इतना बड़ा बड़ा फार्मूला लिखने का एक शार्ट तरीका मिल जाएगा, यम बराबर आई बाई ओ। तो ये एक आपको फार्मूला मिल गया कि यम बराबर क्या होता है, आई बाई ओ, जहाँ आई क्या है, जहाँ आई साइज ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब का आकार, ओ क्या है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु का आकार, एम क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद ये सूत्र कहाँ से आया और एक और सूत्र इसी में आता है, उसको भी मैं बताऊंगा, वो चीज़ इसी में कंबाइन करके आपको अभी डेरिवेशन में बता दिया जाएगा। इस चीज़ को नोट कर लें, इसके बाद मैं इसके डेरिवेशन को देखता हूँ कि ये सूत्र कहाँ से आया और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसे रेज कर रहा हूँ। देखिए ये पहले हम एक दर्पण से कर देंगे, किसी एक दर्पण से, तो आप भी एक दर्पण से कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, SW रहेगा कि हम एक दर्पण से अगर कर रहे हैं तो एक दर्पण से आप करिए। जैसे आप रिलेशन बिटवीन UV एंड F का एक दर्पण से कराया गया आपको कॉनकेव मिरर के लिए, तो ऐसे ही हम कॉनकेव मिरर के लिए कर दे रहे हैं, कॉन्वेक्स का आपका होमवर्क रहेगा। तो कॉनकेव मिरर बना लेते हैं पहले एक कॉनकेव मिरर, उसके बाद इसमें इमेज कंडीशन को दिखा देते हैं, इमेज कैसे बनती है। ये देखिए कॉनकेव मिरर हो गया आपका, ऊपर से पॉलिश की हुई है और इसके इमेज कंडीशन को दिखा दिया जाए। जैसे यहाँ एक कंडीशन पोल होती है, यहाँ F होता है, उसके बाद यहाँ C होता है। ठीक है, तो ये आपकी बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, ये ऑब्जेक्ट हो गई आपकी। यहाँ से कोई पैरेलल जो जाएगी प्रकाश रे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होके जाएगी, किससे होके जाएगी, फोकस से। तो ये आपका फोकस पॉइंट हो गया। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सीधे ही जैसे जाती है वैसे ही टकरा करके रिटर्न हो जाती है। अब ये दोनों रे एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं उसका इमेज बनेगा। जैसे यहाँ पर इसका इमेज बन गया, यहाँ पे इसका इमेज बन गया। अब ऑब्जेक्ट को मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, O है, O डैश है, और इमेज को मान लेता हूँ कि ये क्या है, ये आपका I डैश है और ये आपका I है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, एक संरचना बना देता हूँ मैं। देखिएगा जैसे परावर्तन की संरचना में क्या होता है, अगर सपोज कर लो ध्रुव से कोई परावर्तन हो रहा तो ये आपकी इंसिडेंस रे होगी, ये जो दिखाई दे रही है ब्लैक वाले से, ये इंसिडेंस रे होगी कि नहीं होगी, और ये आपकी रिफ्लेक्टिव रे, यानी कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो ये आपतित किरण है तो ये आपतन कोण होगा, और ये परावर्तित किरण तो ये परावर्तन कोण होगा। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर ये आपतन कोण I है और ये परावर्तन कोण R है, तो आपको कुछ ट्रायंगल दिख रहे होंगे। जैसे देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा होगा O डैश P, दिख रहा होगा O डैश P, और एक दिख रहा होगा I डैश P या I डैश I P, चाहे I डैश P लिख दीजिए। ट्रायंगल देख लीजिए यहाँ पे, तो आप उस ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, और उसके बाद इसमें आप फार्मूला यहीं से प्रूफ करिए। देखिए
ट्रायंगल यानी त्रिभुज कौन कौन सा लिया जाए, ओ डैश ओ और पी, ठीक है, ओ डैश ओ पी, चाहे ओ डैश पी ओ ले लिया जाए, चलिए ये लिख दिया जाए ओ डैश पी ओ तथा ट्रायंगल ओ डैश तो आई डैश आई पी, ठीक है, या आई डैश पी आई लिख दिया जाए, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, आप नाम कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से शुरू करिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई डैश पी आई में। देखिएगा सबसे पहले एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, कैसे, ये आपको बताया गया होगा, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक एंगल बराबर हो गया, यानी कि कौन कौन सा एंगल, एंगल ओ पी ओ डैश, ठीक है, या ओ ओ डैश पी लिख लीजिए। सबसे पहले एक एंगल बराबर करिए, एंगल ओ डैश पी ओ बराबर एंगल ओ ओ ओ ओ डैश पी, मतलब ये वाला एंगल। देखिएगा अब इसमें क्या आएगा, ये वाला एंगल, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, देखिएगा तो इसके लिए होगा पी आई आई डैश, तो लिख लीजिए बराबर पी आई आई डैश, ठीक है। यानी एक मिनट देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे पी आई आई डैश नहीं होगा, एंगल कौन सा है, ये पी वाला है ना, तो इसको ऐसे लिखिए आई पी आई डैश, या आई डैश पी आई लिख दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर होगा। दूसरा देखिए, अगर ये इस पर ऑब्जेक्ट है तो ये लंबवत होगी और इमेज भी क्या होगी, ये लंबवत इमेज बनाएगी, तो इसका मतलब ये कोड क्या होगा, समकोण होगा। तथा दूसरा कोड देखिए, तथा कोण ओ डैश ओ पी बराबर कोण आई डैश आई पी, ये क्या होंगे, समकोण होंगे, इसलिए ये बराबर है, समकोण है इसलिए बराबर है। और ये कैसे हुआ, ये परावर्तन नियम से हुआ है, ये परावर्तन नियम से हुआ है, ये भी लिख दीजिएगा यहाँ पे, परावर्तन नियम से हुआ है, ठीक है ना, और ये समकोण है इसलिए बराबर। अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः दो कोण बराबर हो गया और एक भुजा भी कॉमन मिल सकती है, ये वाली जो ओ पी भुजा देख रहे हैं ये कॉमन मिल सकती है, तो एक भुजा भी कॉमन मिल गई, दो कोण बराबर हो गए, तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। लिखेंगे अतः त्रिभुज ओ डैश पी ओ तथा ट्रायंगल आई डैश पी आई समकोणिक, समकोणिक समकोणिक त्रिभुज है लिख दीजिए, या समरूप त्रिभुज हैं, दोनों बात एक ही है, समकोणिक त्रिभुज हैं। अगर समकोणिक त्रिभुज है तो क्या होगा, इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे इसका आधार, जैसे इसके पहले वाले डेरिवेशन में किया गया था। तो इसका लंब बताइए, तो पहले इसका, तो इसका लंब क्या है छोटे वाले त्रिभुज का, आई आई डैश है, तो ये हो जाएगा आई आई डैश, उसका लंब क्या है ओ ओ डैश, तो ओ ओ डैश बराबर इसका आधार क्या है, आधार देखिए तो इसका आधार क्या है, तो इसका आधार आई पी होगा, या पी आई लिख सकते हैं पी आई, और इसका आधार क्या है, इसका आधार ओ पी, ये हो गया ओ पी, ठीक है। इसको इक्वेशन एक मान लीजिए। अब देखिएगा इसमें हर एक पॉइंट को देखिए, जैसे मैं एक लाइन जो बनी हुई है इसको दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिएगा ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर यहाँ पी बना हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट एफ है, यहाँ पर एक पॉइंट आई है, और यहाँ पर एक पॉइंट सी है, उसके आगे यहाँ पर एक पॉइंट ओ है। इतना पॉइंट इस पर दिख रहा होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस बनी है, पी दिख रहा होगा, एफ दिख रहा होगा, आई सी और ओ ये दिख रहा होगा आपको। तो अब देखिएगा इसमें पहले यहाँ पर है आई आई डैश, आई आई डैश, तो हाँ नीचे यहाँ इसको भी बना दे रहा हूँ मैं, देखिएगा ये और एक ये इसको भी बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई डैश है, तो आई आई डैश ये क्या है, ये हाइट ऑफ यानी कि ये साइज ऑफ इमेज है, क्योंकि इमेज बनी है ना, इतना बड़ा तो इमेज है, तो ये साइज ऑफ इमेज है। और नीचे की तरफ है तो नीचे की डिस्टेंस क्या होती है, नीचे की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है, और ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, तो ये नेगेटिव होगी। हालांकि साइज है तो हम उसको नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि साइज किसी की नेगेटिव नहीं ली जाती है, आकार किसी का नेगेटिव नहीं होता है, तो हम साइज को इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, और ये ओ और ओ डैश क्या है, ओ डैश क्या है, ये साइज ऑफ क्या हो गया,
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद पी आई क्या है, पी आई देखिए यहाँ पर, यहाँ से पी से यानी पोल से इमेज तक की डिस्टेंस, तो पोल से इमेज तक की डिस्टेंस क्या होती है, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होती है और उसको वी से लिखते हैं, तो ये इमेज डिस्टेंस हो गई। उसके बाद ओपी क्या है, तो ओपी यानी पी से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यानी ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, तो ये होती है वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, उसको यू से लिखते हैं। और इस तरफ की दूरी है तो ये निगेटिव होगी, सभी डिस्टेंस क्या होंगी, नेगेटिव होंगी क्योंकि इस तरफ है। ठीक है, तो आप इसमें जो है हर एक पॉइंट को लिख लीजिए, उसके बाद इसके मान को रख दीजिए। तो लिख लीजिएगा, क्योंकि आई डैश बराबर क्या लिखेंगे भाई, किसी किसी बुक में आई लिखता है, किसी किसी बुक में y1 और y2 लिखता है, तो y1 y2 के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं और i और o के हिसाब से भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ i और o लिख करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो i और i डैश क्या होगा, i और i डैश इमेज साइज है, तो इसको मैं i लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ आई है तो मैं भी y1 y2 ही लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ आई है, ऐसा ना हो कि मिल जाए और आप उसको काट दें, तो मैं भी y1 और y2 लेकर के चलता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि जो इमेज की डिस्टेंस है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, माना आई डैश बराबर ये नीचे की डिस्टेंस है तो ये नेगेटिव होगी, इसको y2 मान लेता हूँ, माइनस y2। ठीक है, माइनस नेगेटिव होगी। उसके बाद आगे बढ़िए, ओ डैश बराबर ये क्या होगा, ऊपर की डिस्टेंस है, इसको y1 मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस y1। आगे देखिए, पी आई क्या होगा, पी आई डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ये माइनस में होगा क्योंकि इस तरफ की डिस्टेंस है। और उसके बाद आगे देखिए ओपी, तो ओपी क्या है, ओपी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये भी माइनस में होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होती है, ऑलवेज निगेटिव होती है। अब क्या करिए, अब सभी वैल्यू को इसमें रख दीजिए, समीकरण 1 में जो वैल्यू मिली है आपको, ये सब समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में देखिए, मैं अगर रखूंगा वैल्यू, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, देखिएगा थोड़ा सा, आई डैश की जगह पे क्या रख सकता हूँ, माइनस y2, तो ये हो जाएगा माइनस y2 अपान में, यहाँ देखिए ओ डैश की जगह पे क्या रख सकता हूँ, y1, तो ये हो जाएगा प्लस y1 बराबर से पी आई लिखा हुआ है, पी आई, तो पी आई की जगह पे क्या रख सकता हूँ, माइनस v, तो ये हो जाएगा माइनस v। और ओ पी की जगह पे क्या रख सकता हूँ, माइनस u, तो ये हो जाएगा माइनस u। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस तो कट गया, ये माइनस से ये माइनस कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला क्या बन गया भाई आपका, माइनस y2 बटे y1 बराबर v अपान u। अच्छा, अब साइज मैंने कहा था निगेटिव नहीं होगी, तो माइनस को उधर कर दीजिए, तो जो माइनस को उधर करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, y2 बटे y1 बराबर माइनस v बाई u आ जाएगा, यही तो आएगा। और y2 क्या है जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, y2 जो है ये साइज ऑफ इमेज है और y1 क्या है, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, और उसको किससे लिखते हैं, m से। तो m बराबर फार्मूला आ गया y2 बाई y1 बराबर v बाई u। यही फार्मूला आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का है और यही फार्मूला आपको याद रखना है, माइनस v बाई u, क्योंकि यहाँ माइनस आया, नेगेटिव आया है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, आप साफ जगह इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से, उसमें हर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे और समझ गए होंगे। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, देखिए फार्मूला मिल गया आपको यम का फार्मूला आपको क्या मिला भाई, यम बराबर मिला y2 अपान y1 बराबर माइनस v बाई u, ये आपको फार्मूला मिला। अब इस फार्मूले में देखिए हर एक चीज़ क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, यम का फार्मूला जो मिला है आपको, यम बराबर y2 बाई y1 बराबर माइनस v बाई u। अच्छा, मैं आपको ये कितनी बार बता चुका हूँ कि जिसकी वैल्यू पता होगी उसी के साइन को केवल इस्तेमाल करेंगे, उसी के साइन को केवल रखेंगे, बाकी और किसी साइन को नहीं रखेंगे। जिसकी वैल्यू पता नहीं होगी उसके साइन को कभी नहीं रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ y2 क्या है, लिख दीजिएगा जहाँ y2 इक्वल टू साइज ऑफ इमेज यानी वस्तु का आकार, y1 इक्वल टू
साइज ऑफ इमेज है तो सॉरी प्रतिबिंब का आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार, क्योंकि साइज ऑफ इमेज है ना, प्रतिबिंब का आकार। और y1 क्या है, वस्तु का आकार है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार यहां बोल दिया जा रहा है, इसको इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद v है, v तो v क्या है ये आपको बताया गया, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है, कहां से, पोल से, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और u क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। तो v और u पता चल गया आपको कि v और u, ठीक है, क्या है, और y2 और y1 क्या है, ये दोनों आपको पता चल गए, ठीक है। और एक फार्मूला आपको मिल गया कि m इक्वल टू y2 अपॉन y1 इक्वल टू माइनस v बाई यू। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को आप नोट करके रखिए। अब देखिए यम की वैल्यू कुछ होती है, यम की वैल्यू दो चीज़ में हो सकती है, एक तो आप नेचर में देख सकते हैं, यानी अगर धनात्मक हुआ तो आप यम की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि धनात्मक ही केवल आए। ध्यान दीजिएगा, यम की वैल्यू धनात्मक भी आ सकती है और ऋणात्मक भी आ सकती है, देखिएगा ध्यान से। अगर धनात्मक हुई, सपोज कर लो कि यम की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, कुछ भी इसमें दिया हुआ आप यम की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू धनात्मक आई, मान लीजिए कि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, धनात्मक आ गई, ठीक है। अगर धनात्मक आ गई तो यानी आवर्धन क्या हुआ, धनात्मक आया, तो इसका मतलब ये जो इमेज बना है आपका, ये सीधा होगा और आभासी होगा। धनात्मक के लिए क्या होगा, सीधा होगा, और क्या होगा, आभासी होगा। ये ध्यान दीजिएगा, सीधा तथा आभासी, यानी कि आप इसमें क्या कह सकते हैं, इसके लिए धनात्मक के लिए सीधा तथा आभासी, यानी कि इसको कह सकते हैं कि वर्चुअल इरेक्टेड, वर्चुअल इरेक्टेड, ठीक है। वर्चुअल हो गया और कैसा होगा, इरेक्टेड होगा। दूसरा, अगर ऋणात्मक आ गई, मान लो ऋणात्मक आ गया तो इसका उल्टा कर दो। अब क्या बचा है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा होगा तो इसका मतलब इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर यम की वैल्यू पॉजिटिव आई, आप यम की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप लिखेंगे सीधा तथा आभासी है इमेज। नेचर कैसा है, सीधा तथा आभासी, यानी कि वर्चुअल तथा इरेक्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्टेड है। और अगर यम की वैल्यू ऋणात्मक आई, नेगेटिव आई, तो रियल है और क्या है, इन्वर्टेड है, रियल है और क्या है, इन्वर्टेड है। ये तो नेचर हो जाएगा इमेज। और अगर उसमें दिया हुआ, सपोज कर लो ये दिया कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो यम की वैल्यू हमेशा माइनस लेंगे, और प्लस लेंगे, सॉरी पॉजिटिव लेंगे। और अगर कहा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, अगर कहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो यम की वैल्यू क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया, आप यम की वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर मान लीजिए निकाल रहे हैं, तो आप निकाल रहे हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक आ ही सकता है। और अगर दिया है उसमें प्रतिबिंब की नहीं वास्तविक बन रहा है, तो यम की वैल्यू क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। और अगर कहा है कि नहीं धनात्मक जो है आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो उसके लिए क्या लेंगे, यम की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे। दोनों दर्पण के लिए यही सूत्र लगेगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, चाहे वो कांतीय मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी दर्पण हो, उसके लिए हमेशा मैग्निफिकेशन का फार्मूला आपको यही मिलेगा, यम इक्वल टू y2 अपॉन y1 इक्वल टू माइनस v बाई यू। आप इसमें हर एक चीज को समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर एक और पॉइंट आता है कि हम यम की वैल्यू की कंपैरिजन कराते हैं एक से। एक का मतलब ये है कि जैसे देखिएगा ध्यान से, अभी मैं बता रहा हूं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। यम की वैल्यू और क्या हो सकती है, देखिएगा ध्यान से। देखिए यम और क्या हो सकता है, तो ध्यान देना, यम तीन कंडीशन और बन सकती है। यम की दो कंडीशन तो उधर बन गई, पॉजिटिव और नेगेटिव, तीन कंडीशन और बन सकती है। यम एक से बड़ा हो जाए, यम एक के बराबर हो जाए, यम एक से छोटा हो जाए, ये तीन कंडीशन और बन सकती है। ध्यान दीजिएगा,
तीन कंडीशन और बच सकती है। यम की वैल्यू 1 से बड़ी आ सकती है, 1 के बराबर आ सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, इससे और कुछ नहीं कंडीशन बन सकती। तो ध्यान देना, अभी आपने फार्मूला पढ़ा है यम इक्वल टू आई बाई ओ, आई बाई ओ, यही पढ़ा अभी आपने, यम इक्वल टू आई बाई ओ या y2 अपान y1, ये आपने पढ़ा है ना। चाहे आई बाई ओ लिखिए या y2 अपान y1 लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे y2 जो है वो i है और y1 जो है वो o है। अब देखो यम की वैल्यू 1 से बड़ी कब आ सकती है, यम की वैल्यू 1 से बड़ी कब आ सकती है। अगर सपोज कर लो यम 1 से बड़ा हुआ, यानी यम बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब इसकी वैल्यू छोटी होगी, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू जब छोटी होगी और छोटे चीज़ से डिवाइड करेंगे, छोटे चीज़ से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, बड़ी आएगी कि नहीं आएगी। और जब बड़ी आएगी तो इसका मतलब इमेज क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ इस कंडीशन में याद रखिएगा कि अगर वैल्यू m से बड़ी, m की वैल्यू 1 से बड़ी आई तो इसका मतलब इमेज क्या है, बड़ा है, साइज ऑफ इमेज लार्ज है, ठीक है, यानी वस्तु का आकार बड़ा होगा। आई बड़ा होगा किससे, ओ से, ठीक है। और अगर यहाँ आता है 1 के बराबर आता तो यानी ये एक दोनों एक हो जाएंगे, तो आई और वो बराबर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में क्या बनेगा, यहाँ पर आई और वो दोनों बराबर होंगे, यानी y1 और y2 दोनों बराबर होंगे। और यहाँ पर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ आई छोटा हो जाएगा, ओ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, m की वैल्यू इस तरह होती है, m इस प्रकार डिपेंड होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि m की वैल्यू किस प्रकार डिपेंड करती है, ठीक है। अगर 1 से बड़ी है तो i यानी इमेज का आकार बड़ा होगा, 1 के बराबर है तो i यानी इमेज और वस्तु बराबर हो गया। और ये कंडीशन आपको मिली थी किसमें, कॉनकेव मिरर में, जब आप इमेज को ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और अगर 1 से छोटी एक बड़ा हुआ यानी यम 1 से छोटा हुआ तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हाई, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है और इमेज जो है छोटी है। तो हम जो है आज अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। अगली क्लास में हम केवल न्यूमेरिकल लेके आएंगे और उस न्यूमेरिकल में आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं। एक तो ये याद रखना है F इक्वल टू r/2 वाला, और एक ये याद रखना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और एक ये याद रखना है आवर्धन का m बराबर I/o बराबर -v/u, या I/o की जगह पे ये भी लिखा गया था y2/y1 बराबर -v/u। ये तीनों फार्मूले आपको डेरिवेशन के साथ बताए गए, तीनों फार्मूला आपको डेरिवेशन के साथ याद रहने चाहिए, या ऐसे ही फार्मूले याद रहेंगे तो न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन यही बन गया, रिलेशन, डेरिवेट रिलेशन आ गया, तो आपको आना चाहिए रिलेशन डेरिवेट करने, नहीं तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले दिन नए जोश के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इस चैप्टर का बेहद ही इंपॉर्टेंट है, या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए या थ्योरी आए। अगर थ्योरी आएगा तो आप लिखते हैं उसमें तो हो सकता है थ्योरी से 1-2 नंबर कट भी जाए, और न्यूमेरिकल आता है तो आपको जितने नंबर का न्यूमेरिकल है अगर सही है तो पूरा नंबर मिलेगा आपको। इसलिए न्यूमेरिकल वाली क्लास को मिस ना करें और न्यूमेरिकल वाली क्लास को आप जरूर अटेंड करिएगा और फार्मूले को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ये 3 फार्मूला आपके लिए काम आएगा, मैग्निफिकेशन वाला और एक 1/f वाला और 1/f इक्वल टू r/2। ये तीनों फार्मूला आप याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।